तो भले ही विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली हो, लेकिन आज भी इस प्राकृतिक आपदा यानी कि भूकंप के सामने इंसानी शक्तियां कमजोर ही साबित होती हैं, क्योंकि ना तो इसके आने का वक्त पता चल पाता है और ना ही इसकी तीव्रता का आंकलन किया जा सकता है। नवंबर में 2 बार भूकंप के झटकों से धरती हिल गई। सबसे पहले 9 नवंबर को देर रात 2 बजे भूकंप आया। इसकी तीव्रता 6.3 थी। रिक्टर स्केल पर यह तीव्रता 6.3 थी और उसका केंद्र नेपाल का दोती जिला था। इसके बाद 12 नवंबर को शाम करीब 7:58 पर एक बार फिर से भूकंप आया और इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.4 मापी गई। इस बार भी भूकंप का केंद्र नेपाल ही था। तो 57 सेकंड तक कल रात जो भूकंप आया लगभग 8 बजे के आसपास, उस भूकंप में 57 सेकंड। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सेकंड तक धरती हिलती रही। आपको मैप के जरिए दिखाते हैं कि कहां कहां भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो जरा देखिए, भूकंप का जो केंद्र बताया गया वो नेपाल में, और झटके महसूस किए गए उत्तराखंड में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, और कई जिलों में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। और आप भी अगर आपने भी वो झटके महसूस किए हों तो लगभग 57 सेकंड तक धरती कांपती रही। गनीमत यह थी कि रिक्टर स्केल पर इसकी जो तीव्रता मापी गई वो 5.4 थी। तो शनिवार को एक बार फिर उत्तर भारत के कई शहरों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ उत्तर प्रदेश, हिमाचल और उत्तराखंड में भी धरती कांपने का एहसास हुआ। दिल्ली एनसीआर में भूकंप 57 सेकंड तक महसूस किया गया और इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.4 मापी गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक इसका केंद्र नेपाल में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। एक हफ्ते में दूसरी बार भूकंप से हिला दिल्ली एनसीआर। दिल्ली समेत उत्तर भारत एक बार फिर भूकंप के झटकों से हिल गया। दिल्ली एनसीआर में तो भूकंप के झटके करीब 1 मिनट तक रहे। शाम को करीब 7:58 पर जब लोग अपने घरों में वीकेंड का लुत्फ उठा रहे थे, तभी अचानक उन्हें कंपन महसूस हुई। लोगों को ये समझते देर नहीं लगी कि ये भूकंप के झटके हैं। चंद मिनटों में ही लोग अपने घरों से बाहर दिखाई देने लगे। मेरे को महसूस हुआ था, मैं अपने बेड पे लेटा हुआ था तो काफ़ी तेज झटके महसूस हुए थे। तो मैं उठ के बाहर भी आया, मैंने 2 मिनट 5 मिनट वेट किया, फिर मैं वापस अपने गया, लेकिन झटके महसूस हुए थे, झटके काफ़ी तेज थे। हाँ जी, मैं अपनी बिल्डिंग में आया था, फ़ैन चल रहा था, एकदम देखा तो फ़ैन हिल रहा था। तो मैंने जब फ़ैन हिलता हुआ देखा तो मुझे महसूस हुआ कि शायद भूकंप आया। तो मैं बड़ी तेज़ी से अपनी बिल्डिंग से नीचे उतरा और बाहर की तरफ गया। मुझे महसूस हुआ कि भूकंप बहुत स्पीड से आया है, पंखा काफ़ी तेज हिला था। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी भूकंप के झटके महसूस होते ही गलियों और मोहल्लों में लोग घरों के बाहर सड़कों पर नजर आने लगे। एक ही हफ्ते में भूकंप का ये दूसरा झटका महसूस होने का डर लोगों के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। हाँ जी, मैं अपने रूम में स्टडी कर रहा था तो एकदम से मेरी टेबल हिली, मेरी चेयर हिली, तो देखा तो भूकंप। तो एकदम से मैं अपनी बिल्डिंग से बाहर आया और बस नीचे आके खड़ा हुआ हूँ तो पता लगा कि भूकंप आया है। मैंने दोस्तों को अपने फ़ोन करा तो सबने बताया कि हाँ भैया भूकंप आया था। मैं अभी मंदिर से बाहर आ रहा था, मुझे पूरा हिल गया हूँ, पूरा झटका लगा भूकंप का। तब से मैं बाहर ही बैठा हूँ, अंदर जा ही नहीं रहा हूँ, पूरा जोर का झटका लगा है। दिल्ली से ही सटे नोएडा में भी गलियों के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सभी एक दूसरे से भूकंप के आने को लेकर सवाल जवाब कर रहे थे। यहाँ केमिस्ट शॉप के ऊपर मेडिसिन ले रहा था तो बिल्कुल ऐसा लगा हल्का सा, जैसे पाँव में तो कंपन आ ही जाती है बॉडी में, तो धीरे धीरे करके जैसे कोई हवा के साथ निकलता ही चला गया। मैं बैठा हुआ था, मुझे थोड़ा हाथ हिला हुआ नजर आया, फिर मैं सोचा काउंटर पे झटका है, लेकिन जब थोड़ा खड़ा हुआ तो फिर लगा हाँ भूकंप है। फिर बोला नहीं क्योंकि मैं लड़के फिर मजा उड़ाएंगे, 2 दिन तो आए फिर तो आ जाएंगे, तो लगा था भूकंप लगा था। लेकिन बुधवार रात और शनिवार शाम को भूकंप के झटकों में एक चीज सामान्य थी, वो ये कि दोनों ही बार भूकंप का केंद्र नेपाल था। बुधवार रात भी जब दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस हुए तो उस समय भी भूकंप का केंद्र नेपाल ही था। इस बार केंद्र नेपाल में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे ही था। नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और भूकंप और हिमालय के बीच जो संबंध है उसको लेकर अब दावा किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में हिमालय क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा भूकंप आ सकता है। हालांकि यह भूकंप कब आएगा इसके बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, इसलिए इससे डरने के बजाय भूकंप को लेकर जरूरी तैयारी करनी चाहिए। भूकंप आने का पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है। इसके बारे में कोई साइंटिफिक स्टडी अब तक आई नहीं जो ये बता सके कि कब भूकंप आएगा। डरने के बजाय भूकंप को लेकर जरूरी तैयारी करनी चाहिए। वरिष्ठ भू भौतिक वैज्ञानिक डॉक्टर अजय पॉल ने दावा किया है। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान से जुड़े हैं डॉक्टर पाल। उन्होंने ये दावा किया है यूरेशियन और इंडियन प्लेट की वजह से इस बार भूकंप आएगा और बड़ा भूकंप आएगा। ये दावा डॉक्टर पाल कर रहे हैं और दावा यह है कि हिमालयन जोन में ये एक बड़ा भूकंप हो सकता है। वैसे जोन के लिहाज से अगर देखें तो जोन 5 भूकंप के लिहाज से सबसे ज्यादा सक्रिय और सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसको जरा हम आपको इस मैप के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं और इसमें रंग के आधार पर आप देख सकते हैं कि आपका जो क्षेत्र है वो किस जोन में आता है। जो ये लाइट ब्लू कलर है इसमें आप देख सकते हैं ये जोन 2 है। यहां पर कम खतरा माना जाता है ऐसी जगहों पर भूकंप का। अगर जोन 3 की बात करें तो ये हल्के हरे रंग से जो दिखाया गया है वो मध्यम खतरा वाला जोन है, यानी कि जोन 3 उसको कहते हैं। जोन जो 4 है उसको अगर आप देखेंगे तो ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर जो ऊपर की पट्टी है वहां पर जोन 4 उसको मापा गया है। और जोन 5 जहां पर बहुत ज्यादा खतरा है, ये जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जोन 5 है और यहां बहुत ज्यादा खतरा है। इसको आप देखेंगे तो ये गुजरात का जो हिस्सा आपको यहां पर नजर आएगा और गुजरात में पहले भी आपने देखा है कि लगातार भूकंप आते रहे हैं और एक बहुत कच्छ के क्षेत्र में भुज में बड़ा भूकंप आया था। जोन 5 का ये जो एरिया है इसको आप यहाँ भी देख सकते हैं और ये जो क्षेत्र है ये भी जोन 5 में है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर का वो क्षेत्र भी आपको जोन 5 में नजर आएगा और जोन 5 काफी खतरनाक कहा जाता है। अगर आप इस रंग को देखें तो ये जो पूरी पट्टी हमने दिखाने की कोशिश की है, ये जो हिस्सा है ये जोन 4 में है। और अगर आप इसमें अंदाजा लगाएं तो राजधानी दिल्ली का जो क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश का बहुत सा क्षेत्र है, ये जोन 5 के अंदर आता है। और जोन 4 माफ कीजिएगा, जोन 4 काफी खतरनाक माना जाता है। अगर हम करें तो बात करें तो इस जोन में कश्मीर, पश्चिमी और मध्य हिमालय, उत्तर और मध्य बिहार, उत्तर पूर्व भारतीय क्षेत्र, कच्छ का रण और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। इस हिस्से में बड़े और विनाशकारी भूकंपों की आशंका लगातार बनी रहती है। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में ही भारी भूकंप आया था। इसकी तीव्रता 7.7 थी। जोन 4 की अगर हम बात करें जो आप देख रहे हैं, जोन 4 में जम्मू कश्मीर आता है, लद्दाख भी आता है, हिमाचल प्रदेश का भी एक हिस्सा आता है, उत्तराखंड भी जोन 4 में है, सिक्किम, गंगा के मैदानों के कुछ हिस्से, उत्तरी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर बंगाल जैसे क्षेत्र आते हैं और दिल्ली भी जोन 4 में ही है। ये जोन भी भूकंप के लिहाज से बहुत ही खतरनाक है और इसमें आए भूकंप से काफी ज्यादा नुकसान होने का खतरा है। और शनिवार देर शाम आए भूकंप के झटके सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के कई और शहरों में भी महसूस किए गए। खासकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भूकंप के झटकों ने लोगों को बुधवार रात आए झटके की याद दिलाती। भूकंप के जिन झटकों ने शनिवार को दिल्ली एनसीआर को परेशान किया वो दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर यूपी और उत्तराखंड के शहरों में भी महसूस किए गए। यूपी और उत्तराखंड से सटे कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर आ गए। बरेली में पंखों के हिलने से लोगों को अंदाजा लगाते देर नहीं लगी कि ये भूकंप ही है। लोग तुरंत घरों से बाहर निकल गए और गलियों में जमा हो गए। मुरादाबाद के लोगों का भी यही हाल था। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में शनिवार शाम भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर उत्तराखंड में आए इस भूकंप की तीव्रता 3.4 मापी गई। भूकंप का केंद्र धरती की सतह से 5 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है। राहत की बात यह है कि भूकंप के चलते किसी भी प्रकार के जानमाल के नुकसान की फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है। बुधवार को भी उत्तराखंड में भूकंप के झटके 2 बार महसूस किए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और भूकंप को मापने का तरीका है रिक्टर स्केल, और इससे ही यह पता चलता है कि भूकंप की तीव्रता आखिर कितनी थी। अब आपको रिक्टर स्केल से बताते हैं कि किस तीव्रता का क्या असर होता है। सामान्य तौर पर रिक्टर स्केल 1 से 9 तक मापा जाता है, और इसको हम देखिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। केवल सीस्मोग्राफ में ये रिकॉर्ड होता है। भूकंप के रिक्टर स्केल को आपको हम समझने की कोशिश करते हैं। 2 से अगर 2.9 का ये पैमाना है तो हल्के झटके लगते हैं, बहुत ही हल्के झटके, मामूली झटके जिनको कहते हैं। 3 से 3.9 अगर ये पैमाना हो तो अधिकांश लोग झटका महसूस कर लेते हैं कि भाई कुछ तो हुआ है, कंपन हुआ है। अगर यह पैमाना 4 से लगभग 5 तक का है, 4.9 तक का है, तो सभी को झटका पता चलेगा। छोटी चीजें इसमें गिर भी सकती हैं। 5 से 5.9 अगर यह पैमाना है, जो कि कल था 5.4, फर्नीचर हिल सकता है, मकानों में दरारें भी संभव हैं, आपके झूमर, लाइट, ये सब हिलते हुए आपको दिख सकते हैं अगर 5 से 5.9 के बीच है। फिर इसके बाद खतरा बढ़ जाएगा अगर 6 से 6.9 के बीच रिक्टर पैमाने पर भूकंप हुआ। घरों को नुकसान पहुंच सकता है, आबादी वाली जगहों पर ज्यादा नुकसान हो सकता है। अगर इसके ऊपर निकल गया, यानी कि 7 से 8 के बीच पहुंच गया, 7 से 7.9 के बीच, तो इमारतें गिरती हैं, जमीन में दरार पड़ जाती है। भुज और नेपाल में इसका असर दिखा था। यह तीव्रता काफी मानी जाती है। अगर 8 के ऊपर निकल गया तो समझिए कि तबाही है। 8 से 8.9 तो काफी ज्यादा तबाही मचती है। एक तरह से ये कहिए कि सब कुछ गिरना शुरू हो जाता है, इमारतें गिर जाती हैं, लोगों के मकान गिर जाते हैं। और 9 या इससे ज्यादा अगर भूकंप इस तीव्रता से आया तो फिर समझिए कि सुनामी आएगी, तबाही बहुत ज्यादा मचेगी। 2011 में जापान में 9.1 की तीव्रता का भूकंप आया था, और 2011 की वो तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो विचलित हो जाएंगे। बहुत ज्यादा नुकसान इस भूकंप में हुआ था। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।